Hello friends, how are you? I hope all are fine. And I have made a video on topic microorganism yesterday, and it is on my channel. Please go through it, and after that start from here. Okay. Now, today's our topic is vaccine. You all are very much familiar about vaccine as from 2019, 2019. Almost 2 3 years we have all very much serious conditions due to corona, and everyone was very much struggling from such deadly virus. Who survived are great warrior, but when we lost many more our relatives, friends, colleagues. वैक्सीन्स के बारे में हम सबको पता है। क्या पता है? वैक्सीन जो होती हैं वो आपकी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा हुआ था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, हमारे नेकेड आईज के द्वारा नहीं देखे जा सकते। ठीक है। वो जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम उसके लिए क्या कर पाएंगे, ये भी एक बिग क्वेश्चन है कि उसके प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर पाएंगे। तो इसी तरह कोरोना का भी था, हमें उसके प्रिकॉशनरी बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन वैक्सीन उस समय भी आ गई थी। वैक्सीन जो होती है वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो वीकेंड माइक्रोब्स या फिर जो है डेड माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी, हेल्दी बॉडी के अंदर में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार ही बताया था कि वायरस जो है वो खुद से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, वो उसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी हेल्दी कोई हेल्दी बॉडी चाहिए, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, कुछ भी हो, लिविंग हेल्दी बॉडी चाहिए, तब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो कोरोना के केस में भी यही था कि जब उसको एक हेल्दी बॉडी मिलेगी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो ऐसे में हमें प्रिकॉशनरी जो मेजर थे वही था कि मतलब लोगों से टच, आपको पता ही है, सबको पता है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या किया गया। और मास्क लगाइए, अभी भी स्नीजिंग वगैरह के टाइम हम बोलते हैं कि अपने मुंह पे हाथ रखिए, रुमाल रखिए, ताकि जो हमारे स्नीजिंग के छींकते समय जो भी हमारे अ, अंदर से माइक्रोब्स वगैरह निकल रहे हैं वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। ठीक है। क्योंकि आपका पता है कि सर्दी खांसी जुकाम भी जो है वायरल के उसमें आता है और जो है बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। तो कोरोना के टाइम सबने वैक्सीन लिया था। वैक्सीन का आपको सबको आइडिया है कि वैक्सीन जो है वो वीकेंड और डेड माइक्रोब्स जो है हमारे हेल्दी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जो कि हमारे जो है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसी पैथोजन के अगेंस्ट। पैथोजन जो है वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि हम हमें डिजीज कॉज करते हैं, हमें या फिर एनिमल्स, किसी में भी डिजीज कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी वगैरह देखिए, आपको पता ही है। तो जब वो हमने एक बार वैक्सीन ले लिया तो जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे बॉडी में चले गए, उन्होंने एंटीबॉडी बना लिया। उस समय मान लीजिए हम बीमार हैं तो ठीक हो गए, लेकिन वो एंटीबॉडी जो है इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में रहती है। अगर दोबारा सेम टाइप का पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक किया तो एंटीबॉडीज जो है उसको हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और सेम टाइप के एंटीबॉडीज बनने के लिए हमारे बॉडी में मैसेज जाएगा और फिर से जो है वैसी एंटीबॉडी बनेगी और हम उस डिजीज से हमें छुटकारा मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी काम करता है। बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है आगे आप पढ़ोगे, इसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है।
हमारे जो एडवर्ड जिनर साहब थे, उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी 1798 में। ठीक है, ये जो है चिल्ड्रेन, पहले तो स्टार्टिंग में तो एनिमल्स पे इसको ट्राई किया गया था, फिर धीरे धीरे सभी पे। अभी वैक्सीनेशन बहुत मस्ट हो गया है। जो इन्फेंट होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनको वैक्सीनेशन, उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग को सबको पता है कि बचपन में सबको वैक्सीनेशन दिया जाता है। इसी वजह से कई आप आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है कि आपको वैक्सीनेशन लगा है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। और किस किस डिजीज के लिए लगा है, किस डिजीज की प्रिवेंशन के लिए लगा है, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से वैक्सीन लगे हैं। इवन अभी स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए भी हमें वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो आप देख लोगे 2 ईयर तक सभी बच्चों को वैक्सीन लगते हैं। तो इससे हम आप देखोगे कि कई रोग एकदम से, कई जो डिजीजेज हैं वो एकदम से बाहर हो चुकी हैं। जैसे पोलियो वगैरह के केस अब आपको सुनने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वगैरह भी एक टाइम पे बहुत इसका बहुत जो है गंभीर बीमारी थी, लेकिन अभी इसको आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये सब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है कि जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज कॉज करते हैं। इन्हीं को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम पैथोजन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। Pathogens enter our body through the air, water or food we eat. Air we breathe, water we take it and food we eat. इनके थ्रू पैथोजन इंटर करते हैं और वो जो है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं। Communicable diseases are microbial diseases that can spread from infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. We know it very well. कोई भी डिजीज जो है, जो या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैल रहा है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। और जो इन सब के थ्रू न फैले उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, कुछ इंसेक्ट भी हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं। लाइक आपको पता है हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई हर जगह फ्लाई करती है आपके डर्ट वगैरह, डस्ट पे और आपके गार्बेजेज पे वहाँ पे बैठती है। उसके बाद उसके पैरों पे वो गंदगी चिपक जाती है और फिर वो वापस जो है हमारे खाने पे, जो इसलिए खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए, खानों पे बैठ जाएगी और वहाँ वो जो है, जो पैथोजेंस वगैरह जो लाती है वो गंदगी से, वो हमारे खाने पे छोड़ देगी। ऐसा खाना खा के हम बीमार होते हैं और जो है फिर हमें कई टाइप के डिजीजेज हो जाते हैं। फिर हमें जो है मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। कई बार क्या है, फूड पॉइजनिंग से डेथ भी होती है। फूड पॉइजनिंग आपने वर्ड ना सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग की इसी वजह से होती है। कई बार जो है खाना बहुत पुराना हो तो खाना अपने आप में ही टॉक्सिक सब्सटेंस जो है रिलीज करता है। जो भोजन है आपका, फूड जो है टॉक्सिक बन हो जाता है और वैसा खाना खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसी उसमें जो है कॉलरा आपने सुना होगा। कॉलरा बहुत फेमस वो है। जो फूड पॉइजनिंग वजह से होता है, ओमिट होने लगेगा आपको, डिसेंट्री वगैरह होने लगेगी। तो हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। बाहर के खाने जो है, गंदे खाने नहीं खाने चाहिए। बाहर खाना भी खा भी रहे हैं तो हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। तो या प्रेफर करना चाहिए कि हेल्दी और घर का ही खाना खाएं। और खाने में जो है हमें वेजिटेबल्स वगैरह, सैलेड वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रेफर करना चाहिए। और इनफ फ्रीज, आपको पता है इनफ फ्रीज क्या है? आपकी मच्छर है जो कि जो है प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है। प्लाज्मोडियम की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। और ये भी मच्छर भी कैसे बढ़ते हैं, आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए हमें। कई बार होता है बारिश के मौसम में आपके जो टायर वगैरह पुराने पड़े हुए हैं या फिर ऐसे ही कोई गड्ढा है, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे वो आराम से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं, ये जो मस्किटोज हैं। और फिर वो फीमेल एनाफ्लिज जो है वो बहुत तेजी से जो है मलेरिया, डेंगू, ये सब ये मॉस्किटोज की वजह से ही होते हैं। तो फिर वो स्प्रेड होता है और हम बीमार होते हैं। फिर
हमें ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारा हेल्थ डाउन होता है, हमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आसपास गंदगी न रहने पाए और समय समय पे कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। साथ में ही जो है अगर कहीं पानी इकट्ठा, पहले तो इकट्ठा ही नहीं होने देना है। अगर इकट्ठा हो गया तो आपको पता है कि वो जो है केरोसिन ऑयल वगैरह छिड़क देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो जो है उनके मॉस्किटोज के जो एग्स हैं वो फिर आगे फर्दर डिवीजन नहीं कर पाते और जो है सरवाइव नहीं कर पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते ना, क्योंकि पानी के ऊपर ही केरोसिन ऑयल तैरेगा। तो वो ब्रीदिंग में उनको दिक्कत होगी, तो वो आगे उनका जो है रिप्रोडक्शन वगैरह बंद हो जाएगा और वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद रस्ट ऑफ फीड जो है फंगस के थ्रू होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, आपके 11th 12th में, बोर्ड एग्जाम्स में और आगे भी आपको यूजी पीजी का एंट्रेंस देना हो। रस्ट ऑफ फीड जो है फंगस डिजीज है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड्स। येलो वेन मोजाइका भिंडी ओकरा, ओकरा भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। आपका जो है ये वायरल डिजीज है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, इंसेक्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं फूड पॉइजनिंग। आपको पता, अभी हमने बताया ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड sometimes produce toxic substance that these makes food poisonous causing serious illness and even death। तो हमें जो है ज़्यादा पुराना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर जहाँ पे बहुत गंदगी हो वहाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीज़ें जो है बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो है हर चीज़ खराबी हो जा रही है तो फिर हम खाएंगे क्या, तो इसलिए फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में हम कई चीज़ें करते हैं, जैसे जो मॉइस्ट है, जो जैसे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मॉइस्ट मॉइस्ट वाले सरफेस पे नमी एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं पे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। टेम्परेचर जो है बहुत लो टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होते, उनको मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम जो है फ्रीज करके हम जो है सॉल्ट या फिर शुगर में उनको डिप करके ऐसे फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में पिकल अचार वगैरह बनता है, जैम बनता है, तो पिकल देखिए नमक उसमें मिला के रख देते हैं, नमक और मसाले। तो इसी तरह जैम में शुगर भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और आपके जो है हमने बताया शुगर, सॉल्ट और क्या बताया, आपके मसाले, मसालों से भी प्रिजर्वेशन होता है। डीप फ्रीज कर देंगे तो भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा, वहाँ पे उनकी ग्रोथ जो है बंद हो जाती है। तो जहाँ जैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाए वो चीज़ें करने से फूड प्रिजर्व होता है। जैसे गांव में देखेंगे कि स्टोरेज वगैरह के लिए एयर टाइट कंटेनर्स रखे जाते हैं, ताकि जो है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ही न कर सके। वहाँ पे जो है कुछ टेबलेट्स आती हैं, नीम की पत्तियाँ वगैरह वो भी कीड़ों मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को दूर रखती हैं। तो उसमें ग्रेन्स वगैरह में डाल के रखा जाता है। मिल्क की जो है पाश्चराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, पाश्चराइजेशन मेथड, जिसमें कि मिल्क को 15 और 30 सेकेंड के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उसके बाद सडन उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो वहाँ पे इससे उसमें माइक्रोब्स वगैरह नहीं ग्रो करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और जो है आपका डीप फ्रिज में भी माइक्रोब्स नहीं बढ़ेंगे, ये आपको पता ही है। आपने क्लास 6 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। लेग्यूमिनस मतलब दलहनी दाल वाली फसलें जो होती हैं उनके रूट्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और हाँ, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना। तो उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कम ज़्यादा होगा तो हमारा एटमॉस्फेरिक बैलेंस बिगड़ेगा। उसमें जो है सॉइल्स में नाइट्रोजन के लिए, साइकिल के लिए जो है ये बैक्टीरिया जो है काफ़ी हेल्पफुल है। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है पता है ना आपको, 78%। तो उसको जो है फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन साइकिल आपको उस पर दी हुई है, क्या नाम है, एनसीईआरटी बुक में। तो उसमें आप देखोगे
उसमें आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में रहता है। जो लेगुमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया है उसको जो है नाइट्रोजन के कई कंपाउंड्स में सॉइल में जो है फिक्स करता है, फिर वो जो है लाइटनिंग वो करते हैं रिएक्शन के थ्रू, वो जो कंपाउंड्स है वापस नाइट्रोजन के रूप में आके जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये पूरा सर्कल बनता है, एक साइकिल बनता है। अगर आपको साइकिल की भी ज़रूरत होगी तो उसको भी समझा देंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। बाकी आज यहाँ आपका ये माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया। शुरुआत वाला पार्ट थोड़ा छोटा है तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।